बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक, दिस इज मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, हम ईसीजी को डिस्कस कर रहे थे कि ईसीजी क्या है, ईसीजी किस प्रिंसिपल पे काम करती है और ईसीजी का ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। और जब ईसीजी की जो लाइन है वो जब स्ट्रेट हो जाती है तो ये इस बात की सिंबल है कि डेथ हो चुकी है। अगर वो टेढ़ी चल रही है तो इसका मतलब है कि बंदा जिंदा है। तो असल में इसके पीछे कहानी क्या है, हम उसी को डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने डिस्कशन की उसमें हमने जर्नल कंसेप्ट डिस्कस किए जो ईसीजी के प्रोसेस को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कौन से कंसेप्ट थे? एक कंसेप्ट ये था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, यानी पोलराइज मेम्ब्रेन क्या है। दूसरा कंसेप्ट था डीपोलराइज का। तीसरा कंसेप्ट था रीपोलराइज का। और चौथा कंसेप्ट था पॉजिटिव डिफ्लेक्शन एंड फिफ्थ कंसेप्ट था नेगेटिव डिफ्लेक्शन। तो ये 5 कंसेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। अगर वो लेक्चर्स आपने नहीं देखा तो वो आप लाजमी तौर पर देखें ताकि इस लेक्चर में आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो उस लेक्चर को पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि उसको देख लें, क्योंकि ये लेक्चर उसी पे बेस करेगा। वो 5 कंसेप्ट जो थे उसको जनरली मैं रिकैप कर देता हूं ताकि आपके माइंड में कंसेप्ट बने। फॉर एग्जांपल, ये सेल है। इस सेल के अंदर अगर नेगेटिव चार्ज है और बाहर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो डियर स्टूडेंट्स ये कौन सी कंडीशन है? ये पोलराइज की कंडीशन है या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कंडीशन है। जब सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज हो और बाहर पॉजिटिव चार्ज हो तो इस कंडीशन को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं या इसको पोलराइज कहते हैं, पोलराइज स्टेट। अब ये स्टेट कब होती है? ये स्टेट तब होती है जब स्टिमुलस ना मिल रहा हो, ये सेल बिल्कुल आराम कर रहा हो, काम ना कर रहा हो, यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इसके अंदर ना हो रही हो। क्लियर है? फॉर एग्जांपल, ये कोई भी दूसरा सेल है, इसके भी बाहर पॉजिटिव चार्ज है और इनसाइड द सेल नेगेटिव चार्ज है। तो ये कौन सी स्टेट है? डेफिनेटली आप कहेंगे सर ये भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कंडीशन है या पोलराइज की कंडीशन में है। लेकिन अगर मैं इसको स्टिमुलस दे दूं, अगर इसके साथ स्टिमुलस इसको दिया जाए तो अब क्या होगा? अब ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये पॉजिटिव चार्जेस में कन्वर्ट होना शुरू, और ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये नेगेटिव चार्जेस बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। ऐसे बनेंगे कि अंदर बाहर से सोडियम अंदर आना शुरू। जब सोडियम अंदर आएगा तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, और सोडियम जब अंदर बहुत ज्यादा आएगा तो अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे और एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इसके अंदर शुरू हो जाएगी। यानी कि ये पहले पोलराइज था, अब ये डीपोलराइज हो जाएगा। तो पोलराइज और डीपोलराइज में कंसेप्ट क्लियर है। डीपोलराइज कब है? जब पोलराइज डीपोलराइज हो जाए, यानी पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द सेल आ जाए और नेगेटिव चार्जेस बाहर चले जाएं, तो इसको हम डीपोलराइज कहते हैं। यह स्टेज कब आती है? यह स्टेज उस वक्त आती है जब आप स्टिमुलस दो, यानी इस कंडीशन में अब ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, यानी कोई काम कर रही है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इसके अंदर होती है। तो माइंड में आपने ये रखना है कि डीपोलराइज की स्टेट में जब डीपोलराइजेशन हो रही होती है उस टाइम सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही होती है, यानी करंट पास हो रहा होता है, सिग्नल पास हो रहा होता है, मैसेज पास हो रहा होता है। क्लियर है? अब फॉर एग्जांपल, ये डीपोलराइज की स्टेज थी, ये डीपोलराइज की स्टेज है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, अगर इसको दोबारा से रीपोलराइज किया जाए, यानी दोबारा से नेगेटिव चार्जेस अंदर आना शुरू हो जाए
और पॉजिटिव चार्जेस दोबारा से बाहर जाना शुरू हो जाए, यानी पोलराइज की कंडीशन दोबारा होनी शुरू हो जाए, तो इसको हम कहेंगे रीपोलराइज। तो रीपोलराइज, डीपोलराइज और पोलराइज, ये तीन कंसेप्ट डेफिनेटली आपके क्लियर हो चुके होंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। मैं अगेन रिवाइज कर लेता हूं। पोलराइज वो स्टेज है, वो स्टेट है जब सेल के अंदर नेगेटिव चार्जेस हों और बाहर पॉजिटिव चार्जेस हों, और इस कंडीशन में स्टिमुलस अगर नहीं मिल रहा तो ये रेस्ट की कंडीशन में इसको पोलराइज या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। जब इसी को स्टिमुलस दिया जाए तो अंदर पॉजिटिव चार्जेस आना शुरू हो जाते हैं और बाहर नेगेटिव चार्जेस, तो इस कंडीशन में ये डीपोलराइज होती है और डीपोलराइज की कंडीशन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही होती है। तीसरी स्टेज, जब अगेन अंदर नेगेटिव चार्जेस आना शुरू हो जाएं और बाहर पॉजिटिव चार्जेस आना शुरू हो जाएं, तो इस स्टेज को हम रीपोलराइज कहते हैं। तो डेफिनेटली ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा, डीपोलराइज क्या है, रीपोलराइज क्या है और पोलराइज क्या है। अब मैं नेक्स्ट कंसेप्ट बता रहा हूं, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन क्या है एंड नेगेटिव डिफ्लेक्शन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर मैं हार्ट का छोटा सा पीस ले लूं, मायोकार्डियल पीस ले लिया, मायोकार्डियल पीस के अगर इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज है और बाहर वाले साइड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पोलराइज स्टेट में है, यानी रेस्टिंग कंडीशन में है। अगर इसको मैं गिलवानोमीटर के साथ जोड़ दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैंने गिलवानोमीटर के साथ जोड़ दिया, एक को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स के साथ जोड़ दिया और दूसरे को नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के साथ जोड़ दिया, यूं, तो मुझे अब यह बताएं, रेस्ट की कंडीशन में ये जो मायोकार्डियल सेल है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी? तो डेफिनेटली आप कह रहे होगे कि सर इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये रेस्ट की कंडीशन में है, इसको कोई भी स्टिमुलस नहीं मिला हुआ, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही। तो अब मुझे ये बताएं, ये जो गिलवानोमीटर है इसकी ये जो नीडल है ये न्यूट्रल पोजीशन पे होगी या राइट मूव करेगी या लेफ्ट मूव करेगी? तो डेफिनेटली न्यूट्रल पोजीशन पे होगी। या राइट और लेफ्ट तो तब मूव करती जब इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यूं जाती या यूं जाती, ये तो है ही रेस्ट की कंडीशन में। क्लियर है? अच्छा जी, फॉर एग्जांपल ये कोई दूसरा मायोकार्डियल टिश्यू है, ये पहले इस कंडीशन में था, यानी रेस्ट की कंडीशन में था, पोलराइज की कंडीशन में था। अगर इसको स्टिमुलस दिया जाए, फॉर एग्जांपल इसको स्टिमुलस मिल गया है, तो क्या होगा? पोलराइज से डीपोलराइज होना शुरू, यानी इनर साइड पे पॉजिटिव चार्जेस आना शुरू हो जाएंगे। अब अगर इसको मैं इसी तरह एक गिलवानोमीटर के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ दूं और दूसरे एंड को नेगेटिव इलेक्ट्रोड से छोड़ दूं, तो अब मुझे यह बताना है कि डीपोलराइजेशन की डायरेक्शन किस साइड पे है। तो अब देखें, ये नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव में, और ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में। तो डीपोलराइजेशन किस तरफ हो रहा है? अगर आप देखें, ये जो वेक्टर बन रहा है या जो डायरेक्शन बन रही है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बन रही है। तो गिलवानोमीटर में क्या नीडल क्या न्यूट्रल पोजीशन पे होगी, लेफ्ट मूव करेगी या राइट मूव करेगी? तो डेफिनेटली नीडल मूव करेगी, या लेफ्ट करेगी या राइट करेगी। क्यों? अब इसके अंदर स्टिमुलस मिला हुआ है, अब ये डीपोलराइज हो गया है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है। तो गिलवानोमीटर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ही मेजर करने के लिए यूज होता है, करंट को मेजर करने के लिए। तो अब मुझे यह बताएं, मैं कहता हूं गिलवानोमीटर के एक साइड पे यहां पे नेगेटिव वैल्यूज लिखी हुई हैं और यहां पे पॉजिटिव वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो नीडल पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी या नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी? ये जानना आपके लिए बहुत ही आसान है। आपने ये देखना है डीपोलराइजेशन किस डायरेक्शन में हो रही है। अगर वो पॉजिटिव की डायरेक्शन में हो रही है, नेगेटिव से अगर डीपोलराइजेशन पॉजिटिव की डायरेक्शन में हो रही है,
तो नीडल के अंदर बी पॉजिटिव ही डिफ्लेक्शन होगी। ये पॉइंट क्लियर है। पॉजिटिव डिफ्लेक्शन कब होगी? जब डीपोलराइजेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ होगी। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं डीपोलराइजेशन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नीडल कहां पे मूव करेगी? तो नीडल डेफिनेटली पॉजिटिव की तरफ मूव करेगी। तो इसका क्या मतलब हुआ जी? कैसे डिफ्लेक्शन हुई? डिफ्लेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में हो। क्लियर है? अब फॉर एग्जांपल ये कोई भी मायोकार्डियल टिश्यू है, कोई भी मायोकार्डियल, तो अब मैं अगर कहता हूं कि इसको भी अगर मैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स के साथ गैल्वानोमीटर के जोड़ दूं और इसको मैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स गैल्वानोमीटर के साथ जोड़ दूं और इसके अंदर वही रेस्ट की कंडीशन है, वही रेस्ट की कंडीशन है, अगर इस बार अगर इसको मैं डीपोलराइज करवाऊं, लेकिन डीपोलराइज करवाने के लिए जाहिर सी बात है कोई स्टिमुलस चाहिए, तो मैं अगर स्टिमुलस इस डायरेक्शन में दूं, तो अब मुझे यह बताना है डीपोलराइजेशन कौन सी साइड पे हो रही है। तो आप देख सकते हैं डीपोलराइजेशन अब ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये अंदर वाले पॉजिटिव, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है? पॉजिटिव से नेगेटिव है। तो जब भी नेगेटिव की तरफ अगर डीपोलराइजेशन की डायरेक्शन है, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रिफ्लेक्शन है, तो अब मुझे यह बताना है नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट कौन सी साइड पे होगी? नेगेटिव तरफ होगी या पॉजिटिव की तरफ? तो डेफिनेटली आप इस टाइम यही आंसर दे रहे होंगे कि सर ये अगर इसका जो वेक्टर है या इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव एंड की तरफ है, तो नीडल जो है वो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। ये पॉइंट क्लियर है? तो आपको पॉजिटिव डिफ्लेक्शन भी पता है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन भी पता है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर नेगेटिव की तरफ मूव करेगा तो फिर भी नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगी, अगर पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मूव करेगा तो फिर भी नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगी। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अगर नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, डिपोलराइजेशन होगी तो भी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगी। क्लियर है? तो डेफिनेटली आपके ये कंसेप्ट क्लियर होंगे कि पोलराइज क्या है, डीपोलराइज क्या है, रीपोलराइज क्या है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन कब होगी और नेगेटिव डिफ्लेक्शन कब होगी गैल्वानोमीटर पे। डेफिनेटली आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अभी हम जो आज का लेक्चर है उसकी तरफ जाते हैं। आज हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, उसमें हम देखेंगे कि हार्ट के अंदर कैसे ब्लड पंप होता है, हार्ट के आरिकल से ब्लड कैसे वेंट्रिकल में जाता है और वेंट्रिकल से कैसे आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। ऐसा हार्ट के अंदर ऐसा क्या कुछ होता है कि वो कंट्रैक्ट कर जाता है और ऐसा क्या होता है कि वो रिलैक्स होता है। अगेन मैं आपकी तरफ एक क्वेश्चन कर रहा हूं कि हमने ये कहा था कि जब आरिकल कंट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड जो है आरिकल से वेंट्रिकल में आएगा। क्लियर है? और जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे, सिस्टोल करेंगे, तो ब्लड यहां से आयोटा और यहां से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। अब क्वेश्चन मेरा यह है कि ऐसा हार्ट के सेल्स के अंदर क्या होता है कि वो कंट्रैक्ट कर जाता है और फिर ऐसा क्या होता है वेंट्रिकल के सेल्स के अंदर कि वो दोबारा से रिलैक्स हो जाते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, स्टोरी क्या है, और ये जो हम ग्राफ बनाते हैं ईसीजी का ग्राफ, ये कैसे बनता है, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने हार्ट की डायग्राम ड्रा की हुई है। तो आपको पता है हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है?
अब आपको पता है कि जो ब्लड है वो इस चैम्बर में आएगा, जिसको राइट आर्टरियम कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस चैम्बर में आएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। लेफ्ट आर्टरियम में जब आएगा तो आर्टिकल को क्या चाहिए कि ये दोनों कंट्रैक्ट करें ताकि ब्लड यहां से यहां पे आए और यहां से यहां पे। क्लियर है? और फिर जब ब्लड यहां पे पहुंच आया है तो अब इनको भी चाहिए कि ये भी कंट्रैक्ट करें। कंट्रैक्शन के लिए जो साइंटिफिक वर्ड है वो सिस्टोल का यूज होता है, तो यानी ये भी सिस्टोल करें। जब ये सिस्टोल करें तो ब्लड यहां से भी बाहर निकले ताकि बॉडी की तरफ जाए, ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स की तरफ जाए, और ये दोबारा से डायास्टोल यानी रिलैक्स हो ताकि दोबारा से ब्लड इसके अंदर आ भी सके, कंट्रैक्ट होकर बैठा ही ना रहे। बात समझ आ गई? तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमने SA नोड और AV नोड ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। SA नोड क्या था? हमने ये कहा था कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इन चैम्बर्स को दोबारा से ड्रा कर दूं ताकि आपका कंसेप्ट बने। एक नोड जो है जिसको हमने SA नोड कहा था वो आर्टरियम की वाल्व के अंदर मौजूद होता है। एक नोड जो आर्टरिया और वेंट्रिकुलर के दरमियान मौजूद होता है जिसको AV नोड कहते हैं। ये 2 नोड्स इंपॉर्टेंट नोड हैं, इनको हम पेसमेकर भी कहते हैं। पेसमेकर इस वजह से कहते हैं क्योंकि हार्ट की बीटिंग या हार्ट के रिदम को ये मेंटेन करते हैं। कौन से नोड? SA नोड एंड AV नोड। अब होता क्या है, आप मुझे ये बताएं कि क्या यहां पे सेल होंगे कि नहीं होंगे? तो डेफिनेटली ये सारे सेल से मिलकर बनते हैं। सेल से मिलकर बना है, हार्ट भी सेल से मिलकर बना है, मायोकार्डियल सेल से मिलकर बना है। तो SA नोड क्या करेगा? SA नोड सबसे पहले इब्तिदा करेगा, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करेगा। कौन? SA नोड करंट प्रोड्यूस करेगा। जब ये करंट प्रोड्यूस करेगा तो इसके साथ वाला ये जो सेल है पहले रेस्ट की कंडीशन में था, यानी पोलराइज्ड में था। इनके अंदर कौन से चार्ज थे जी? पोलराइज की कंडीशन में इनर साइड पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और बाहर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। जब ये रेस्ट की कंडीशन में था तो इनके इनर साइड पे नेगेटिव चार्जेस थे, क्योंकि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कंडीशन में थे, आराम फरमा रहे थे। लेकिन जब SA नोड ने करंट प्रोड्यूस किया, करंट दिया, तो करंट ने क्या किया? इसके साथ वाला ये जो सेल था इसको इस करंट ने डीपोलराइज कर दिया। बात समझ आ गई है? ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आ गई तो इट्स मींस कि आपको सारा लेक्चर समझ आएगा। अगेन रिवाइज कर रहा हूं, SA नोड ने जब करंट प्रोड्यूस किया तो इस करंट ने क्या किया? इसके साथ जो सेल हैं, क्योंकि पूरा हार्ट सेल से मिलकर बना है, इसके अंदर जो सेल्स हैं वो पहले रेस्ट की कंडीशन में थे, यानी इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज था। अब क्या कर दिया है? पॉजिटिव चार्ज बना दिया है। अब इनको पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर दिया है, यानी इनको डीपोलराइज कर दिया है। जब डीपोलराइज किया है तो ये डीपोलराइज अपने चैम्बर को भी करेगा और साथ वाले इस चैम्बर को भी करेगा, लेफ्ट आर्टरियम को भी करेगा। तो अगर इसकी डायरेक्शन की बात की जाए तो इसकी डायरेक्शन यूं होगी। क्लियर है? जब भी डीपोलराइजेशन होगी, एक और ईटा इंडिकेट जो MCQs है वो बता रहा हूं, जब भी डीपोलराइजेशन होगी तो याद रखना है उस टाइम कंट्रैक्शन होगी। जब भी स्टिमुलस मिलेगा इनर साइड पे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएंगे, यानी डीपोलराइजेशन होगी, उस टाइम कंट्रैक्शन होगी। जब भी रीपोलराइजेशन होगी उस टाइम रिलैक्सेशन होगी। ये बात आपने माइंड में रखनी है। ये दोनों पॉइंट आपने अपने पास नोट करना है। डीपोलराइजेशन होगी तो कंट्रैक्शन होगी, रीपोलराइजेशन होगी तो रिलैक्सेशन होगी।
तो अब क्या हुआ, इसने इसको डीपोलराइज किया, इसने इस सेल को डीपोलराइज किया, इसने इस सेल को डीपोलराइज किया, इसने इस सेल को डीपोलराइज किया, करते करते ये दोनों जो चैम्बर हैं, ये दोनों जो आर्ट्रियम हैं, ये दोनों क्या हो गए, डीपोलराइज हो गए। क्लियर है। अब जब साइनो आर्ट्रियल नोड ने इन दोनों को डीपोलराइज कर दिया, यानी कंट्रैक्शन हो गई, तो ब्लड कहां से कहां आ चुका है, ब्लड इन चैम्बर्स में आ चुका है। अब इसी के साथ ये जो SA नोड है, ये AV नोड को मैसेज देगा। अब AV नोड भी स्मॉल पीस है हार्ट का, और AV नोड के अंदर भी डीपोलराइजेशन होना शुरू हो जाएगी, और ये डीपोलराइजेशन बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो होती है। और जब डीपोलराइजेशन AV नोड के अंदर हो रही होती है, तो उस टाइम ECG मशीन इसको पिक नहीं कर सकती। ये बात आपने याद रखनी है, बाद में डिस्कस करें। अब AV नोड की स्ट्रक्चर अगर मैं आपके सामने ड्रा करूं, ताकि आपको समझ आए कि AV नोड के अंदर डीपोलराइजेशन क्यों स्लो होती है। फॉर एग्जांपल, ये AV नोड है, AV नोड, ये वाला AV नोड है, इसकी स्ट्रक्चर में ड्रा करूं। जाहिर सी बात है AV नोड स्मॉल पीस है, लेकिन यह भी सेल से मिलकर बनता है। इसके अंदर जो सेल होते हैं वो यूं हॉरिजेंटल अरेंज होते हैं, हॉरिजेंटल अरेंज होते हैं। तो इनके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या मैसेज यहां से यहां पे जाने का जो प्रोसेस होता है वो स्लो होता है। क्यों स्लो होता है? इस वजह से स्लो होता है क्योंकि ये जो सेल हैं एक दूसरे के हॉरिजेंटल होते हैं और इलेक्ट्रिकल करंट को रेजिस्ट करते हैं, यहां से यहां पे पास नहीं होने देते, यानी कि डीपोलराइजेशन का जो रेट है वो बहुत स्लो होता है। तो डीपोलराइजेशन का रेट स्लो होने की वजह से, क्योंकि इनके अंदर जो सेल्स हैं हॉरिजेंटल अरेंज और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पास नहीं होने देते, इस वजह से जो ECG मशीन है इस वेव को, इस चीज को डिटेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन परकिंजी फाइबर्स, ये जो AV नोड से आगे बंडल ऑफ हिस या परकिंजी फाइबर्स निकलते हैं, अगर इनकी स्ट्रक्चर देखी जाए, फॉर एग्जांपल ये परकिंजी फाइबर है, इसके अंदर अगर सेल्स की बात की जाए तो ये सेल्स यूं लॉन्ग होते हैं और ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ट्रांसफर होने देते हैं। अगर परकिंजी फाइबर्स की बात की जाए, ये परकिंजी फाइबर्स की, इनके सेल्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और इनके अंदर इलेक्ट्रिकल जो विंडो है यानी डीपोलराइजेशन का जो रेट है वो ज्यादा होता है और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है। तो अब आपने मुझे यह बताना है डीपोलराइजेशन AV नोड के अंदर ज्यादा होगी या परकिंजी फाइबर्स के अंदर? तो डेफिनेटली आप कहेंगे परकिंजी फाइबर्स के अंदर। तो रीजन क्या है? इसके सेल हॉरिजेंटल हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रिकल विंडोज कम है और डीपोलराइजेशन का रेट कम है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रेजिस्ट करते हैं AV नोड। लेकिन परकिंजी फाइबर्स के अंदर फास्ट है। क्यों फास्ट है? इस वजह से फास्ट है क्योंकि इसके अंदर परकिंजी फाइबर्स के अंदर जो सेल हैं वो क्या हैं? लॉन्ग हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रिकल विंडो ज्यादा हैं और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जल्दी पास होने देते हैं, यानी डीपोलराइजेशन जल्द हो जाते हैं। तो ये बातें आपने माइंड में रखनी है। अब जब ऐसे नोड AV नोड को मैसेज देगा, अब AV नोड के अंदर जो डीपोलराइजेशन है वो बहुत स्लो होगी। ये बात आपने याद रखनी है। क्यों स्लो होगी? इस रीजन की वजह से, और ECG मशीन इसको पिक नहीं करेगी। जब AV नोड को मैसेज मिला तो AV नोड क्या करेगी? AV नोड मैसेज देगी बंडल ऑफ हिस को। बंडल ऑफ हिस क्या करेंगे? ये मैसेज लेकर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डीपोलराइजेशन करेंगे और डीपोलराइजेशन रेट फास्ट होगा। अब डीपोलराइजेशन का रेट यहां तक पहुंच आया है, इस रीजन तक पहुंचा है। इसको हम वेंट्रिकल के दरमियान, इस रीजन को हम सेप्टम कहते हैं, एरिया को सेप्टल रीजन। अब क्या होगा? यहां पे भी सेल मौजूद हैं, डेफिनेटली सेल हैं या नहीं है?
तो यहां से डीपोलराइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। डीपोलराइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। पहले ये वाले जो सेल्स थे, सेप्टल के जो सेल्स थे, वो रेस्ट की कंडीशन में थे, यानी पोलराइज कंडीशन में थे। लेकिन अब मैसेज आ चुका है, अब ये वाले सेल्स, इनके जो सेप्टल के सेल्स हैं, उनको डीपोलराइज करना शुरू हो जाएंगे। यानी कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट, इनर साइड पे पॉजिटिव क्रिएट करना शुरू हो जाएंगे। और इनकी डायरेक्शन क्या होगी? कुछ यूं होगी, इस तरफ से। अगर आप गौर करें तो इनकी जो डायरेक्शन होगी यूं अपवर्ड होगी। ये बात ये मैंने जो वेक्टर का निशान डाला है, ये क्यों डाला है ये दोबारा सुन लें। इस वजह से डाला है कि यहाँ पे जब सिग्नल आए तो यहाँ पे सेल, सारे सेल मौजूद हैं, तो उनकी जो डीपोलराइजेशन की डायरेक्शन थी वो यूं थी, इस तरफ से इस तरफ डीपोलराइज कर रहे थे। क्लियर है? फिर उसके बाद जब सिग्नल यहां तक पहुंचा तो इधर से इन सेल्स ने डीपोलराइजेशन करना शुरू कर दिया, और डीपोलराइजेशन की डायरेक्शन यूं थी। यहां से इस सेल को डीपोलराइज किया, इस सेल को डीपोलराइज किया, इस सेल को डीपोलराइज किया। तो यहां पे एक बड़ा सा वेक्टर बना जिसको हम मेजर वेक्टर कहते हैं। यह वेक्टर क्यों बना जी? वेक्टर इस वजह से बना, इन दोनों के नेट की वजह से बना। और इन यहां पे डीपोलराइजेशन सबसे ज्यादा हुई। क्यों हुई? इस वजह से हुई क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जितना मायोकार्डियल टिश्यू थिक होगा उसके अंदर डीपोलराइजेशन भी ज्यादा होगी, उसके अंदर जो वेक्टर बनेगा वो भी फास्ट बनेगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो अब यहां पे जो वेक्टर बना है वो स्ट्रॉन्ग बना है और फास्ट बना है। क्यों बना है? क्योंकि ये मायोकार्डियल जो टिश्यू है यहां पे थिक है। अब इसके बाद क्या होगा? ये जो बेसल, ये वाले पार्ट सारे जो हैं ये डीपोलराइज होना शुरू हो जाएंगे, और डीपोलराइज की डायरेक्शन यूं होगी, और करते करते ये सारे का सारा डीपोलराइज होगा, और लास्ट में ये वाला रीजन भी डीपोलराइज होगा। और डीपोलराइज की जो डायरेक्शन है वो यूं होगी, और इस तरफ से भी डीपोलराइज, इस तरफ से और इस तरफ से एक टाइम में ही होगा, और यहां पे भी डीपोलराइज होगा, और इसकी डायरेक्शन यूं होगी। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इससे हम कोई कंक्लूजन निकालेंगे जो यहां पे मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ? ऐसे नोड ने करंट पैदा किया, और इस करंट ने क्या किया? साथ वाले सेल को डीपोलराइज किया, फिर उसने साथ वाले सेल को डीपोलराइज किया। करते 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 ये दोनों जो चेंबर हैं, यानी दोनों आर्टिकल हैं, ये कंप्लीटली डीपोलराइज हो गए। जब भी डीपोलराइज होगा तो कंट्रैक्शन होगी। तो आर्टिकल ने क्या कर दिया? कंट्रैक्शन कर दी। अब हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर से ब्लड नीचे वाले चैम्बर में आया है। अब जाहिर सी बात है नीचे वाले चैम्बर्स ने भी कंट्रैक्ट होना है। तो अब क्या होगा? ऐसे नोड एवी नोड को मैसेज देगा, और एवी नोड के अंदर डीपोलराइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवी नोड एकदम से डीपोलराइज नहीं होगा और एकदम से बंडल ऑफ हिस को मैसेज नहीं देगा। अगर इसके अंदर एकदम से डीपोलराइजेशन होना शुरू हो जाए एवी नोड के अंदर, तो बंडल ऑफ हिस को भी जल्दी से मैसेज देगा और ये भी कंट्रैक्ट कर देंगे, और आर्टिकल तो ऑलरेडी कंट्रैक्ट है। तो क्या होगा? एवी नोड के अंदर जो डीपोलराइजेशन का रेट है वो कम होता है, और इस वजह से कम होता है जो हमने रीजन बता दी। अब नेक्स्ट पहला इवेंट क्या हुआ था जी? आर्ट्रियम के अंदर डीपोलराइजेशन हुई और उसकी डायरेक्शन यूं थी। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या हुआ? एवी नोड के अंदर डीपोलराइजेशन हुई, लेकिन वेरी स्लो हुई, और ईसीजी मशीन ने उसको पिक नहीं किया। फिर उसके बाद तीसरी डीपोलराइजेशन इस सेप्टल रीजन में हुई। क्लियर है? जो फोर्थ इवेंट हुआ वो इधर हुआ, जिसको हमने मेजर डीपोलराइजेशन का नाम दिया। फिर जो फिफ्थ हुई तो यहां पे डीपोलराइजेशन हुई, तो यहां पे भी कंप्लीटली कंट्रैक्शन काज होगी। अब इन्हीं पॉइंट्स को इधर मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन होती है।
तो आर्ट्रिया के अंदर डीपोलराइजेशन जो है वो मॉडरेट होती है। मॉडरेट इस वजह से होती है क्योंकि आर्ट्रिया की जो वाल है वो थिन होती है, और जितने मायोकार्डियल सेल्स थिन होंगे उतना उनके अंदर डीपोलराइजेशन रेट भी कम होगा। अगर वेंट्रिकल के अंदर सेल ज़्यादा हैं यानी थिक है तो इसके अंदर डीपोलराइजेशन का रेट भी ज़्यादा है। तो इसके अंदर मॉडरेट क्यों है और इसके अंदर ज़्यादा क्यों है? इसके अंदर वेक्टर स्लो और स्मॉल क्यों बनता है, इसके अंदर वेक्टर स्ट्रॉन्ग और लार्ज क्यों बनता है, इसकी रीज़न हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। इस वजह से बनता है क्योंकि ये थिन है तो मॉडरेट बनेगा और वेक्टर स्मॉल बनेगा, ये थिक है तो वेक्टर लार्ज बनेगा और फास्ट बनेगा, डीपोलराइजेशन रेट ज़्यादा होगा। वेक्टर स्मॉल क्योंकि आर्ट्रियल थिन है, वेक्टर मूव डाउनवर्ड एंड लेफ्ट वन। अगर हम इसका लेफ्ट वेक्टर ड्रा करें तो वेक्टर कैसे मूव करेगा? डाउनवर्ड एंड लेफ्ट वन। तो मैं कह सकता हूं, अगर ये भी हार्ट की डायग्राम है तो मैं कह सकता हूं कि वेक्टर की डायरेक्शन यूं है। पहला इवेंट ये हुआ है। अब जी इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एसए नोड ने एवी नोड को मैसेज दिया। अब एवी नोड के अंदर क्या हुआ वो सामने लिखा हुआ है। स्टिमुलेशन ऑफ एवी नोड, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ हार्ट एंड स्लो डिपोलराइजेशन रेट। जब यहां तक सिग्नल पहुंचा, करंट पहुंचा, तो यहां पे एवी नोड के अंदर डिपोलराइजेशन का रेट जो है वो बहुत कम है, स्लो है। ईसीजी मशीन इसको पिक नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये स्मॉल पीस है और ये रेजिस्ट करता है, जिसकी रीजन हमने ये डिस्कस की। तो दूसरा इवेंट कहां पे हुआ अगर आपको पता हो तो यहां पे दूसरा इवेंट हुआ एवी नोड के अंदर। और इसके बाद थर्ड वन क्या हुआ? सेप्टल डिपोलराइजेशन हुई। और अब पढ़ते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिपोलराइजेशन क्या है। डिपोलराइजेशन स्टार्ट फ्रॉम लोअर सेप्टम इन अपर एंड लेफ्ट डायरेक्शन। ये जो डिपोलराइजेशन है इस सेल से इस सेल की तरफ और इस सेल से इस सेल की तरफ, इस सेल से यानी लोअर से अपर डायरेक्शन, अपवर्ड और लेफ्ट साइड पे होती है। एंड डायरेक्शन स्मॉल वेक्टर बट फास्ट कंडक्शन। कंडक्शन फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि ये परकिंजी सेल्स हैं, परकिंजी सेल्स हैं, और परकिंजी सेल्स में आपको पता है कंडक्शन फास्ट होती है, कंडक्शन फास्ट होती है, लेकिन जो वेक्टर बनेगा वो स्मॉल बनेगा। तो तीसरा जो अगर आप स्टेप देखें तो तीसरा स्टेप अगर आप देखें तो यूं है। तो अगर मैं इसको तीसरा स्टेप का नाम दे दूं, इसके बाद फोर्थ वन क्या हुआ? फोर्थ में यह हुआ कि डिपोलराइजेशन यहां से नीचे की तरफ स्टार्ट होगी, यानी इस सेल ने इसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया, इस सेल ने इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया, यानी डिपोलराइजेशन की डायरेक्शन यूं है। और यहां पे जो वेक्टर बना वो स्ट्रॉन्ग बना। क्यों स्ट्रॉन्ग बना? क्योंकि वेंट्रिकल जो थिक है, और ये फास्ट बना। क्यों फास्ट बना? क्योंकि जितना डिपोलराइजेशन का रेट ज़्यादा होगा, और डिपोलराइजेशन का रेट कब ज़्यादा होगा? जब मायोकार्डियल टिश्यू थिक होंगे। इसके बाद ये डिपोलराइजेशन स्टार्ट फ्रॉम लोअर सेप्टम इन अपर एंड लेफ्ट डायरेक्शन, मेजर लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। ये जो फोर्थ नंबर मैंने कहा, स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट वेक्टर इज फॉर्म। ये स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट वेक्टर फॉर्म्ड होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन यूं होगी। इसके बाद नेक्स्ट है जी बेसल पार्ट। ये वाले जो पार्ट्स हैं ये डिपोलराइज होना शुरू हो जाएंगे, डिपोलराइजेशन अपवर्ड एंड राइटवर्ड। उसके बाद अगर ये फोर्थ वन वाला स्टेप था तो उसके बाद डिपोलराइजेशन जो होती है वो डिपोलराइजेशन इस स्टेज पे होती है जो अपवर्ड होती है और राइटवर्ड होती है। तो फिफ्थ नंबर पे यूं है। ये तो आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं कि डिपोलराइजेशन पहले कहाँ पे हुई? आर्ट्रियम में हुई। फिर उसके बाद एवी नोड के अंदर डिपोलराइजेशन हुई। एवी नोड के बाद डिपोलराइजेशन होने के बाद सेप्टल रीजन में डिपोलराइजेशन हुई। सेप्टल रीजन के बाद ये जो मेजर लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हुई। फिर उसके बाद ये लास्ट डिपोलराइजेशन हुई। जब ये डिपोलराइजेशन होगी तो क्या होगा? कंट्रैक्शन होगी। तो इसका क्या मतलब है? ये कंट्रैक्शन काज हो चुकी है। क्लियर है यहां तक? अब इसी को अब ईसीजी मशीन पे देखते हैं कि ईसीजी मशीन में ऐसा ग्राफ जो आपको मोस्टली नजर आता है, यूं ग्राफ
मोस्टली आपने देखा होगा। तो ये ग्राफ कैसे बनता है, अब इसी को इंटरप्रेट करते हैं इन वेक्टर्स की मदद से, क्योंकि हमारे पास वेक्टर बन चुके हैं। एक वेक्टर ये बना है, एक वेक्टर ये बना है, एक वेक्टर ये बना है और ये वेक्टर्स बने हुए हैं। इन वेक्टर्स को अभी इस तरह इंटरप्रेट करते हैं ये कैसे लिखा जाता है। अब फॉर एग्जांपल ये कोई भी पर्सन है, ये पर्सन का हार्ट है। अगर इसके एक साइड यहां पे अगर टांग वाली जगह पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स गैल्वानोमीटर का लगा दिया जाए और दूसरे साइड पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स गैल्वानोमीटर का लगा दिया जाए, तो गैल्वानोमीटर आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए यूज होती है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या है, और पॉजिटिव और नेगेटिव डिफ्लेक्शन को शो करती है। इसको हमने एक जो पेपर का रोल है उसके ऊपर इस गैल्वानोमीटर को रख दिया, और ये जो पेपर का रोल है, ये जो पेपर रोल है ये ऐसे घूम रहा है, आगे की तरफ घूम रहा है। क्लियर है? ये पॉइंट रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि हमने समझने के लिए एक ईसीजी मशीन बनाई हुई है। ईसीजी मशीन में हमने क्या किया हुआ है, गैल्वानोमीटर रखा हुआ है। गैल्वानोमीटर को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के साथ जोड़ा हुआ है। इधर हार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और हार्ट के अंदर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या करंट किस डायरेक्शन में जाता है और कैसे ये वाला ग्राफ बनता है। तो हमने इस पर्पस के लिए गैल्वानोमीटर लिया और उसको पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के साथ जोड़ दिया, और गैल्वानोमीटर को एक पेपर के ऊपर, पेपर रोल के ऊपर रख दिया, और ये पेपर रोल क्या कर रहा है, ऐसे आगे की तरफ मूव हो रहा है, आगे की तरफ मूव हो रहा है। इस गैल्वानोमीटर की ये जो नीडल है इसके आगे हमने फॉर एग्जांपल ये इंक लगा दी है, इंक लगा दी, कोई भी कलर लगा दिया है। अब क्या होगा, सबसे पहले अब देखना है ये ग्राफ कितना इंटरेस्टिंग है और कैसे बनेगा, इतना आसान है। अब मुझे ये बताएं, सबसे पहले एस एनोड ने करंट प्रोड्यूस किया, ठीक है। करंट प्रोड्यूस किया तो डीपोलराइजेशन की डायरेक्शन यहां से यहां पे है, यानी ऊपर अगर नेगेटिव है, ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स इधर आर्म वाली रीजन पे लगा हुआ है और इधर नीचे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स लगा हुआ है, तो मुझे यह बताना है कि इसकी डायरेक्शन, जो इसके वेक्टर की डायरेक्शन है, यानी डीपोलराइजेशन की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। तो अगर आप देखें तो वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, वेक्टर यूं बन रहा है, डिपोलराइजेशन यूं हो रही है। क्लियर है? तो अब मुझे यह बताना है, जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हों, नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ से इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हों, लेकिन डीपोलराइजेशन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रही हो, पॉइंट है, डीपोलराइजेशन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रही हो, तो गैल्वानोमीटर पे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगी या नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगी? तो डेफिनेटली आप इस टाइम यही कह रहे होंगे कि सर अगर नेगेटिव से वेक्टर पॉजिटिव की तरफ बन रहा है, ये जो वेक्टर है ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगर बन रहा है, तो पॉजिटिव की तरफ अगर बन रहा है तो डिफ्लेक्शन भी गैल्वानोमीटर में पॉजिटिव की तरफ होगी। तो अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब ये नीडल पॉजिटिव की तरफ मूव करेगी या नेगेटिव की तरफ मूव करेगी? तो डिफ्लेक्शन कैसे होगी? पॉजिटिव की तरफ होगी। नीडल कैसे मूव करेगी? ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेगी और ग्राफ ऐसे यूं की तरफ बनेगा, यूं। अब ये ग्राफ, ये जो पेपर है ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। ये नीडल ने ऊपर क्यों मूव किया? इस वजह से ये वाला ऊपर की तरफ मूव करके ये बनाया, इस वजह से बनाया क्योंकि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हुई और पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आर्ट्रियम में हुई। क्लियर है? इसके बाद अब ऐसे नोड ने एवी नोड को मैसेज दिया और एवी नोड के अंदर डीपोलराइजेशन हुई, लेकिन डीपोलराइजेशन बहुत ही स्लो थी, और स्लो की जो रीजन है हमने पढ़ी। तो एवी नोड के अंदर जो डीपोलराइजेशन हो रही है
उसको ईसीजी मशीन पिक नहीं कर सकती, तो ईसीजी मशीन ऐसे स्ट्रेट लाइन शो कर रही है जैसे कि डिपोलराइजेशन हो ही नहीं रही, पिक ही नहीं कर रही। क्लियर है? अब ये रोल आगे की तरफ, ये जो पेपर का रोल है आगे की तरफ जा रहा है। अब मुझे ये बताना है इसके बाद थर्ड नंबर पे कौन सा इवेंट हुआ है, डिपोलराइजेशन कहां पे हुई है। इसका मतलब है डिपोलराइजेशन ये थर्ड नंबर पे ये सेप्टल डिपोलराइजेशन हुई है। और सेप्टल डिपोलराइजेशन की डायरेक्शन अगर देखें तो कौन सी डायरेक्शन है, यूं डायरेक्शन है, नेगेटिव की तरफ है या पॉजिटिव की तरफ। तो जब भी डिपोलराइजेशन की डायरेक्शन अगर नेगेटिव की तरफ है, डिपोलराइजेशन की डायरेक्शन अगर नेगेटिव की तरफ है, तो गैल्वानोमीटर पे जो डिफ्लेक्शन होगी वो भी नेगेटिव होगी, क्योंकि डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ है। तो अब मुझे यह बताना है, अब ये जो नीडल है, ये नीडल नीचे की तरफ मूव करेगी या ऊपर की तरफ मूव करेगी। अगर नेगेटिव डिफ्लेक्शन है तो नीडल डेफिनेटली नीचे की तरफ मूव करेगी। तो अब देखें नीडल ये मूव की, लेकिन नीडल थोड़ी सी मूव करेगी। क्यों? इस वजह से नीचे की तरफ थोड़ी सी मूव करेगी क्योंकि ये जो सेप्टल के अंदर जो वेक्टर बना है ये बहुत स्मॉल वेक्टर बना है। जब भी वेक्टर स्मॉल बनेगा तो डिफ्लेक्शन भी स्मॉल होगी, क्योंकि यहां पे ये रीजन जो है वो थिन है। अगर ये थिक होता तो ये फास्ट भी बनता और स्ट्रॉन्ग भी बनता। अब ये वाली जो लाइन है मैंने नीचे की तरफ क्यों ड्रा की है, इस वजह से ड्रा की है क्योंकि नीचे इस वजह से नीडल गई है, नीडल नीचे इस वजह से गई है क्योंकि नेगेटिव डिफ्लेक्शन हुई है। अगर आप देखें तो ये जो वेक्टर बन रहा है ये नेगेटिव की तरफ बन रहा है। क्लियर है? इसके बाद नंबर 4, जब करंट इस 4 पोजीशन पर पहुंचेगा, मेजर इस रीजन पे पहुंचेगा, तो यहां पे वेक्टर स्ट्रॉन्ग, डिपोलराइजेशन जल्दी होगा या कम, तो डिपोलराइजेशन स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों स्ट्रॉन्ग होगा? इस वजह से क्योंकि ये थिक है, डिपोलराइजेशन रेट क्या है यहां पे ज्यादा है, वेक्टर स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो एकदम से डिपोलराइजेशन जो है वो यूं हो। अब क्वेश्चन ये है कि नीडल ऊपर की तरफ मूव क्यों की। तो आप अगर गौर से देखें तो नंबर 4 पे जो डिफ्लेक्शन है, अगर वेक्टर पॉजिटिव की तरफ बन रहा है, वेक्टर अगर पॉजिटिव की तरफ बन रहा है, वेक्टर अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये वाला अगर वेक्टर बन रहा है, तो नीडल पे डिफ्लेक्शन पॉजिटिव साइड पे होगी, नेगेटिव साइड पे, तो पॉजिटिव साइड पे डिफ्लेक्शन होगी। तो ये पॉजिटिव साइड पे डिफ्लेक्शन, नीडल ऊपर की तरफ मूव करेगी और एकदम से ऊपर की तरफ मूव करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो वेक्टर बना है ये लार्ज बना है और स्ट्रॉन्ग बना है। क्लियर है यहां तक बात? फिर उसके बाद जी, अब इसके बाद ये जो बेसल बेसल पार्ट है इसके अंदर डिपोलराइजेशन होगी, लेकिन ये डिपोलराइजेशन बहुत ही स्लो या वेक्टर जो है वो बहुत स्मॉल बनेगा। और अब मुझे ये बताना है ये जो नीडल की डिफ्लेक्शन है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो वेक्टर देखें कौन सी डायरेक्शन में बन रहा है, वेक्टर इस डायरेक्शन में बन रहा है, यानी नेगेटिव की तरफ बन रहा है, पॉजिटिव से दूर जा रहा है। अगर डिफ्लेक्शन अगर वेक्टर नेगेटिव की तरफ बन रहा हो तो डिफ्लेक्शन नीडल की पॉजिटिव साइड पे होगी, नेगेटिव साइड पे। तो नेगेटिव की तरफ बन रहा है तो डेफिनेटली नेगेटिव की तरफ होगी। तो यूं डिफ्लेक्शन जो है यूं नेगेटिव की तरफ होगी। क्लियर है? फिर उसके बाद जी नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्शन होगी। नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्शन होने के बाद अब जाहिरी सी बात है इसने रीपोलराइज भी होना है, तो दोबारा से हार्ट ने रिलैक्स भी होना है। इस स्टेज पे अगर आप गौर से देखें तो इस स्टेज पर अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल अगर ये हार्ट है, ये हार्ट के अगर 2 वेंट्रिकल्स हैं, ये नीचे वाल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अगर मैं इसको यूं लिख लूं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इस स्टेज पे ये कंप्लीटली डीपोलराइज हो चुका है।